Yes, sir. So the first question we have is what is the value of angular acceleration of the minute hand of your wristwatch? ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर टी। ठीक है। सिंस जो मिनट हैंड होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। मिनट हैंड अपना वन कंप्लीट रोटेशन कब करता है? 60 मल्टीप्लाई बाय 12। रोटेशन आफ्टर 1 आवर करता है ना। यस। ठीक है। सो अगर हम जस्ट 1 मिनट हैंड की वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्योंकि जब तक वो पूरा 1 आवर कंप्लीट नहीं कर लेता उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। 360 कंप्लीट करना होता है 2 पाई रेडियन। यू कैन से जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, कॉज वैल्यू चेंज नहीं होगी उसकी जब तक वो वन रोटेशन कंप्लीट कर नहीं लेता। तो 0/T हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा अजीब सा सवाल था, बट इसके अलावा इसकी कोई लॉजिक और हो नहीं सकती। सर क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। नहीं, सॉरी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। हाँ जी, बिकॉज एक्सेलरेशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है जब वेलोसिटी चेंज हो रही। तो मैं सर ये लिख सकता हूँ ना, सिंस जी वेलोसिटी इज जी, कांस्टेंट इन वही हमने मिनट कहा हैंड। है, वही वही हमने पहला पॉइंट ये लिखा है, सिंस मिनट हैंड रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली चेंजेस व्हेन इट्स 1 आवर कंप्लीट। अब उसने बोला डिफाइन द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशंस भी हमने लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट होती है डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा टू माइनस थीटा वन, या फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। सर थीटा डिस्प्लेसमेंट की है ना। हाँ जी, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा यूज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। सो तो द चेंज इन द एंगल ऑफ द बॉडी with respect to its initial angular position। cos थीटा कब स्वैप होता है? अगर हम एक सर्कल में बात करें, दिस इज इट्स पोजिशन एट t इक्वल्स टू जीरो। तो जब वो t इक्वल्स टू वन पे आएगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल स्वीप होगा दैट इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, एंगुलर आपकी आवाज कट वेलोसिटी, गई थी। क्या एंगुलर था सर आपने? वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा डेल्टा थीटा ओवर टी। टी। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। जी। Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Rate of change of angular displacement with respect to time is rho. Determine the relationship between linear, तो वो हमने किया हुआ है, S is equals to r theta, V is equals to r omega, and alpha is equals to A is equals to r alpha। फिर सर आप क्वेश्चन थ्री का ए का पार्ट बता रहे हैं। A B and C। A का हमारे पास ये आ जाएगा S is equals to r theta,
बी का आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड सी का आ जाएगा a इज इक्वल टू, उससे रिलेशन पूछा है ना बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर, तो वो यही होता है। लीनियर ठीक है होता है yes, डिस्प्लेसमेंट। जी। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। फिर उसने बोला हुआ है इज सेंट्रीपिटल फोर्स अ फंडामेंटल फोर्स और फोर्स प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द फंडामेंटल फोर्स। तो ये मैंने आपको लेक्चर देते हुए बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं होता, बल्कि इट इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स। जैसे सेटेलाइट के केस में ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है हम लोगों को, ठीक है। अगर हम सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं तो मे बी फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि इट इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स। सर फंडामेंटल यानी क्या मतलब हुआ मतलब इटसेल्फ इसकी जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम ए, अब थर्स्ट वगैरह वगैरह ये फोर्सेस है ना, उनकी अपनी एक ये सिग्निफिकेंस है। सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, बल्कि इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्सेस। इट इज सिंपली, याद है ना आप लोगों को मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ नहीं होता, बल्कि वो प्रोवाइड होती है किसी ना किसी फोर्स के थ्रू, और वो फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। इट इज सिंपली, याद है ना तलहा? नहीं, इसको कहाँ याद हो? हसन। जी सर। तो एनी combination of force can provide centripetal force। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, अ कार टर्निंग अ कॉर्नर, फ्रिक्शन एंड normal force combination provides the net resultant force that acts towards the center। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, बल्कि इट इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स जिनका रिजल्टेंट जो है इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, एंड दैट रिजल्टेंट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सर आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हैं फंडामेंटल फोर्स की? सबसे पहले दी उसकी थी एफ इजिकल्स टू एम ए, डब्ल्यू इजिकल्स टू एम जी, अपथर्स, फ्रिक्शन, सबसे पहले वही तो दी थी मैंने आप। दैट इज दे एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, उन वो किसी और फोर्स पे डिपेंड नहीं करे फॉर देयर एग्जिस्टेंस, वो फंडामेंटल फोर्स होती है। फ्रिक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए किसी और फोर्स की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। नो सर। जिस तरह नॉर्मल फोर्स या कॉन्टेक्ट फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए किसी और फोर्स की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, या अपथर्स को एग्जिस्ट करने के लिए किसी और फोर्स की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, वो दे एग्जिस्ट ऑन देयर लेकिन ओन। सच फोर्सेस आर नोन लेकिन एज सेंट्रीपिटल फंडामेंटल फोर्स को फोर्सेस। वेट की जरूरत पड़ती है फोर्स वेट की को। नहीं बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी ना किसी फोर्स, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होंगे। जैसे मैंने आपको सेटेलाइट की एग्जांपल दी थी, कि सेटेलाइट के अंदर, सेटेलाइट जब रोटेट कर रही होती है सर्कल के अंदर, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कर रही होती है।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक कार की बात करें तो कार के केस में जब वो एक टर्न ले रही होती है तो उसकी कांटेक्ट कभी फोर्स और उसका जो फ्रिक्शन होता है वो उसका रिजल्टेंट जो है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है there are generally double tires in heavy vehicles on one side of an axle. Will its moment of inertia be सर different from G? सर can you give me 1 second बस बस आखिरी वर्ड लिखना है। बच्चा you will get the recording and the lecture everything you will get मेरा बच्चा। मैं हमेशा ही भेजता हूँ आपको। Just try to जी understand the question. You will get the recording and the lecture. ओके सर आप अच्छा, अब उसने बोला है कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल वर्सेस सिंगल टायर में वेरी करेगा कि नहीं करेगा। लेट्स डिस्कस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? एम आर स्क्वायर के भाई ऊपर। मार्क्स पे ठीक है। सो सिंगल टायर वर्सेस डबल टायर के केस में मास में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आर तो चलो कांस्टेंट रहा, एक्सेल से उसका डिस्टेंस तो बराबर रहा, लेकिन मासेस उसके डबल होंगे कि नहीं होंगे? जी सर होंगे तो तो आई उसका क्या मोमेंट ऑफ बढ़ इनर्शिया जाएगी। सेम होगा कि नहीं होगा? नो सर बढ़ जाएगा। हाँ, तो हम ये कहेंगे नो, the moment of inertia would be twice the moment of inertia of single tire। ठीक है। Can I go to the next question now? यस Next is why it is best to have the blades rotate in opposite direction for a helicopter having two sets of lifting blades। सर ज्यादा फोर्स है ये। देखो, अगर दो ऑपोजिट में डायरेक्शंस में उनके ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो वो एक दूसरे के टॉर्क को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास नेट स्पिनिंग होगी। नॉट कि वो एक डायरेक्शन में जीरो रोटेट कर रहा है या दूसरी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। बिकॉज अगर हमें नेट टॉर्क किसी एक डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वो उस तरफ रोटेट करेगा ना। सो वी हैव टू मेक श्योर टू कैंसल द टॉर्क ऑफ द टू ब्लेड्स। तो वो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे उनका टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा और उनकी नेट स्पिनिंग जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो। सो इन ऑर्डर टू enhance द स्टेबिलिटी and improve the efficiency and to reduce the vibrations, it is mandatory to have the blades be rotating in the opposite direction। सर हेलीकॉप्टर यानी इनका जो इनके डायरेक्शन चेंज करके ही आगे पीछे होता है या। हाँ जी, हाँ जी, वो यूं है ना कि आपको याद होगा ना, सिंपल मूवमेंट्स आपने पढ़ा था कि अगर एक साइड का टॉर्क ज्यादा होगा तो उस तरफ रोटेट कर जाएगा। पढ़ा है ना जी आपने? या जी दोनों जी जब बैलेंस्ड होते हैं तो नेट मूवमेंट जीरो होता है, तो स्पिनिंग जी नहीं तो होगी इन हेली टूवर्ड्स एनी वन डायरेक्शन। फिर वो एक तरफ से कम करके हेलीकॉप्टर जस्ट को उसको लिफ्ट गिरा मिलेगा। सकते। जब उसको चेंज करनी होगी डायरेक्शन तो फिर वो हेलीकॉप्टर्स की वो ब्लेड्स की रोटेशंस को चेंज करेगा। सो वी कैन राइट बाय हैविंग टू sets driving in opposite direction cancels out torque of each other
preventing spinning uncontrolled. ठीक है. It ओके also फिर provide stability and efficiency. Are we clear? हसन काफी चुप चुप है आज. खैर है. तो सर नीचे करेंगे, मैं बस लिख रहा था आपको। यार तलहा, मैं आपको कितनी दफा रिपीट करूं दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस फाइल, यू आर गोइंग टू गेट द थ्योरी. व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू रिपीट दिस? Focus on the understanding only. मैं फोकस करके ही लिख रहा हूँ। लिख लेना, बाद में आपको ये फाइल मिल जाएगी. Next is, if diameter of Earth becomes half and there is no change in its mass, what effect will be there on rotational speed of the Earth on its own axis? क्या फॉर्मूला होता है? स्फेयर का आई गेस फॉर्मूला 2/5 mr स्क्वायर था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग. वही है ना? जी। 2/5 mr स्क्वायर. सो ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा? एल ओवर आई के, बिकॉज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है. आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2/5 mr स्क्वायर. अब जो नई फ्रीक्वेंसी बना रहा है, नई एंगुलर स्पीड है, उसमें उसने उसको क्या कहा है? डायमीटर को उसने क्या कर दिया है? हाफ. ठीक है. डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का हाफ होता है. डायमीटर का हाफ कर दिया तो रेडियस को 1/4 आप कर दोगे. ठीक है. तो हम यहाँ पे सिंपली उसका रेडियस को हाफ कर देते हैं. आई गेस उसको यहाँ पे रेडियस लिखना चाहिए था, उसने डायमीटर को हाफ कर दिया. एनी हाउ से रेडियस भी हाफ ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो ये बन जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये एल इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू 1/4. ये इसका आर का स्क्वायर का 4 बाहर आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, मैंने वो कॉमन ले लिया. और ये हमारे पास ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी आ रही है. तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी? 1/4 टाइम जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. द फिर रिड्यूस नहीं, सॉरी, डायमीटर जो हाफ इंक्रीज. होगा वो तो रेडियस के बराबर ही होगा। नहीं नहीं, डायमीटर को हाफ करोगे तो उससे क्या आपके रेडियस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? डायमीटर भी, रेडियस भी तो हाफ ही हो जाएगा ना. सही। तो द न्यू, अब इसको यहाँ पे 4 को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो. द न्यू एंगुलर स्पीड वुड बी 4 times द ओरिजिनल. रोटेशनल का वर्ड साथ साथ हम लोग लिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 था ये. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. नेक्स्ट वो हमसे बोल रहे हैं कि why does in circular motion a tangential acceleration can change the magnitude of velocity but not its direction? उसके लिए हम जरा डायग्राम बनाते हैं.
और उस डायग्राम में हम मेजर मेजर फैक्टर्स शो करते हैं। जब एक सर्कुलर और मोशन then होता है तो एक्सेलरेशन का एक्ट कर रहा होता है टुवर्ड सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी का एक्ट कर रही होती है टुवर्ड सेंटर। और ये होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास। ठीक है। yes sir. अब उसने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके मैग्नीट्यूड को तो चेंज कर सकता है, बट नॉट द डायरेक्शन। अब उसका रीजन ये है कि हमारा एक्सेलरेशन किस तरफ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। और टेंजेंशियल जी सर। एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द सर्कल। अब अगर डायरेक्शन चेंज होने से हमें पता है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी, अब डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। ठीक है। बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि फॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू बी चेंज्ड, वैसे भी तो ये एक दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ना, टेंशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बिकॉज ए और इज इक्वल्स टू डायरेक्शन वी स्केयर ओवर आर का फॉर्मूला होता था ना, और ए किस पे डिपेंड कर रहा है, भी पे। वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है। सो as long as the centripetal acceleration is not changing, it would not be affecting the velocity. ठीक है। So to change the direction of velocity, one must change the centripetal acceleration, since it's depending on the formula। किस पे डिपेंड कर रही है, वी स्केयर ओवर आर पे, नॉट ऑन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमें पता है कहाँ एक्ट कर रही होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट टू द टेंजेंट टू द सर्कल। सर ये एसी टेंजेंशियल नहीं, एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, ए सी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ टेंजेंशियल एक्ट कर रही होती है, टुवर्ड्स द सेंट्रल सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ पे एक्ट कर रही है, टेंजेंट टू द सर्कल। और वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। मुझे फिर से बोल सकते हैं फिर क्या काफी। मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन को। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक जी। है। सो अगर आपने v के अंदर कोई भी चेंज लेके आना है, आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बता रहा है। फॉर्मूला बेसिकली ये बता रहा होता है ना कि वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूं, मोमेंटम की बात करूं, m इंटू वी, अब वो मुझे ये कहे कि मुझे मोमेंटम चेंज करना है। ठीक है। तो क्या, मैं कैसे चेंज करूंगा, तो मैं कहूंगा या तो मास को चेंज कर दो या वेलोसिटी को चेंज कर दो। ऐसे ही है ना। जी। सिमिलरली अगर मुझसे कहते हैं मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है,
तो मैं क्या कहूंगा, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है या आर पे डिपेंड कर रही है? अगर दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, किसी और चीज की वजह से। जैसे टाइम पीरियड की बात सर करते थे, टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, 2 पाई L/G। लेट से, चलो अगर नहीं भी पता तुम्हें, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई L/G। ठीक है, जी ग्रेविटी को शो कर रहा होता है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम को शो कर रहा होता है। अब मुझे कोई कहे ये कि मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एम्पलीट्यूड, था ना? हाँ हाँ हाँ, है नहीं 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 नहीं, ये पेंडुलम के लिए था। ये फॉर्मूला टी बाय वाले तो की बात कर रहे हो? जी जी सर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो एग्जांपल सिंपल, है। हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हाँ जी हाँ जी, इसके लिए था। तो अगर वो आपसे कहे कि जी आप एम्पलीट्यूड चेंज करो या मास चेंज करो तो क्या उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट आएगा, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? नो। क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा उन चीजों के ऊपर। सिमिलरली, अगर वो कहता है मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को चेंज कर रहा हूं तो क्या वेलोसिटी पे कोई चेंज आएगा, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो डिपेंड किस पे कर रहा है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर। आप अगर चेंज करना है कुछ तो आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को चेंज करोगे तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। जैसे अगर आप, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, वो मुझे कहे कि जी मैं पावर को चेंज कर दूं या वर्क डन को चेंज कर दूं तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं कहूंगा नहीं पड़ेगा भाई। या डेंसिटी को चेंज कर दूं तो मैं कहूंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करा, फॉर्मूला हमें बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डज यूजली द वैल्यू ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज स्मॉलर देन 9.8? अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे करीब ही था। नहीं सॉरी, मैंने वो डिलीट कर दिया। सर वैसे आप सर जितना भी मैग्नीट्यूड बढ़ा बढ़ा लें, वो तो हम्म, वेलोसिटी वैसे कभी नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स को मिडल में खींचते रहेगा, और जो जी बाहर वाली जी फोर्सेस को बाहर खींचेगी। जी। वो यही तो सेंट्रीफ्यूगल लिंक, फोर्स। यही तो लिंक क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्मूलाज आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? वी स्क्वायर ओवर आर के ऊपर। ठीक है, और हमें पता है कि सेटेलाइट्स के अंदर आर की वैल्यू भी लिमिटेड होती है, और जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो ये वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, इज ऑल्सो लिमिटेड। तो वैसे तो ये थ्योरी हमारी चैप्टर में भी लिखी हुई है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड, एग्जैक्ट थ्योरी लिखी हुई है, यू इफ यू हैव ए बुक ओपन आप लास्ट लाइंस में पढ़ोगे कि इन ऑर्डर टू अवॉइड, अवॉइड डिस्कम्फर्ट और मोशन सिकनेस, वी मस्ट बी लिमिटेड। और अगर वी लिमिटेड है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? लिमिटेड, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। When A is smaller, so the artificial gravity is also smaller as compared to gravity of the Earth.
एक सेकंड दो, मैं तुम्हें चैप्टर में से भी वो पॉइंट दिखाता हूँ। तो उसने बोला हम गायरोस्कोप्स को क्यों यूज करते हैं इन द एरोप्लेन्स। ठीक है। सबसे पहले तो अगेन मैं रिपीट करा दूं कि गायरोस्कोप जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है? ऑन द ग्रेविटेशनल सर मेरे लिए पॉज है एक्सिस आपकी स्क्रीन। ऑफ द अर्थ। आई गेस, सॉरी, अब ठीक हो गई होगी। सो इट्स स्टेबिलिटी इज ऑफ हाई एक्यूरेसी। जब उसकी स्टेबिलिटी हाई एक्यूरेसी होती है तो हम उसको डायरेक्शंस, एल्टीट्यूड एंड स्टेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। कि अगर हमारे पास टर्बुलेंस इन द एरोप्लेन आ भी जाएगा तो भी गायरोस्कोप की जो गायरोस्कोप की पोजीशन के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर एल्टीट्यूड इंडिकेशन। We can use it for navigation. We could use it for stability. Because even in the turbulence, it will maintain its stability and control. नेविगेशन में कैसे हेल्प आउट करेगा? उसमें भी यही पॉइंट आएगा। It helps the pilots to navigate the position and सर जायरोस्कोप का मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहा था प्लेन में। हाँ जी, हाँ जी, उसकी वो स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शन मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाता हूँ अभी एक सेकंड के अंदर कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। विदाउट relying on external signals. Let me show you how gyroscope works in the aeroplanes. That will help you out in understanding even more. How the rotation of a flywheel help to even out the power delivery from the engine. फ्लाईव्हील और सर गायरोस्कोप फ्लाईव्हील क्या बेसिक होता है? फ्लाईव्हील और गायरोस्कोप बेसिकली जो है ना अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। फ्लाईव्हील हमारे पास वो जो उसके अंदर नहीं होते। लेट मी शो यू द शेप ऑफ इट। पता नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है ना? बुक दिख रही है जी। फ्लाईव्हील ना हमारे पास होता है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये दिख रहा है। जी सर ये दिख भी रहा है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी वगैरह के लिए यूज होता है। सर क्या जायरोस्कोप? ये फ्लाईव्हील इस तरह का दिख रहा होता है। ठीक है। उसकी वर्किंग हमारे पास बेसिकली वही होती है स्टेबिलिटी के लिए। फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट यूजेस द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू स्टोर द रोटेशनल एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील में हमारे पास वही कि उसने स्टोर करना होता है मैकेनिकल एनर्जी को टू बैलेंस। अगर कोई टर्बुलेंस या कोई इस तरह की चीज आ भी जाती है उसके सर्कुलर मोशन, जैसे हम लोग ट्रेन का व्हील है या कार का जो व्हील है, ठीक है, अगर कोई उसने रोटेशनल मोशन रखना है। अब फ्लाई व्हील जो होता है उसका काम यही होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। सो अगर कोई अनस्टेबिलिटी या कोई ऐसी चीजें आ भी जाती हैं तो वो उस एनर्जी को क्या रखता है, कंजर्व रखता है उसके अंदर। तो ये ऐसे कह सकते हो कि इट्स अ बैटरी फॉर स्टोरिंग रोटेशनल मोशन।
सर ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? जहां पे भी सर्कुलर मोशंस होते हैं ना हमारे पास रिक्वायर्ड, और उसका हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इसके लिए हम लूज वर्ड्स में कह सकते हैं, इट्स अ बैटरी फॉर स्टोरिंग रोटेशनल एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। सर मुझे इसका मतलब इसका कुछ काम, जैसे कैपेसिटर्स पढ़े हुए आप लोगों ने। कैपेसिटेंस, जी, स्टोर जैसे करता एक है बैटरी वो। होती है ना, जैसे आप सोलर सेल्स की बात करो, सोलर सेल्स के अंदर क्या होता है, वो एक्सेस एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। और जब हमारे हमें जरूरत होती है हम उसको यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से फ्लाई व्हील जो होता है ना, इसका काम भी यही होता है मैकेनिकली। इट्स अ डिवाइस which stores the excess rotational energy and gives it out, release it out when it's needed. तो सर ये स्टोर, क्यों क्यों करता है ये सर स्टोर? कि अगर कहीं पे हमें कोई रोटेशनल मोशन के अंदर कोई एक्सेस रोटेशनल मोशन, बहुत फास्टर स्पीड आ रही है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो एक्सेस एनर्जी होगी वो स्टोर कर लेगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट्स अ सिंक। ठीक है। सर आप दैट एग्जाम्पल दे सकते हैं? स्टोर्स एक्सेस एनर्जी एंड रिलीज इट व्हेन नीडेड। सर स्टोर किस तरह करता है? सर यानी ये किस चीज पे इस्तेमाल होता है, मैं समझ नहीं रहा। यस, स्टेबिलिटी। जहां जैसे ट्रेन, कोई भी व्हीकल विच इज एक्टिंग एज, जो मतलब एनी व्हीकल, वो टायर के ऊपर काम करती है ना। जी। ठीक है। एनी व्हीकल रोटेटिंग। ठीक है। वो उसके पास क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी, जो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, रोटेशनल एनर्जी के। तो फ्लाई व्हील बेसिकली एक डिवाइस होती है। इट्स अ डिवाइस, जैसे गायरोस्कोप है ना, इस तरह फ्लाई व्हील भी इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एक्सेस एनर्जी। कौन सी एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। सर अब आप जब मुझे कोई ट्रेन ऐसे फुल सिनारियो। अब ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है, ठीक है, हम्म। अब उस आपको पता है व्हीकल का जो रोटेशन है वो भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, फास्टर होगी, उसकी रोटेशन भी फास्टर होगी। बट अगर हम उसकी स्पीड से ज्यादा व्हील को रोटेशन देंगे, तो वो अनस्टेबल होकर बाहर की तरफ निकल सकता है। अक्सर आप लोगों ने टॉय कार्स में देखा होगा ना कि अगर स्पीड आप बहुत ज्यादा करो, टायर बाहर आ जाता है, टायर गिर जाता है वगैरह वगैरह, व्हीकल कोलैप्स कर जाती है। तो नहीं, एक तो आप लोगों को कोई इमेजिनेटिव पावर को यूज करो। अगर आप, फ्लाईव्हील ने अपने अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर की हुई है, रोटेशनल एनर्जी स्टोर की हुई है। रोटेशनल ठीक है। एनर्जी। जी। रोटेशनल एनर्जी उसने हम्म। स्टोर की हुई है, और वो उसको रिलीज तब करेगा व्हेन नीडेड। सपोजिटली हम गाड़ी में जा रहे हैं, सडनली हमारे कार सीज हो गई है। ठीक है। प्लीज। अब फ्लाईव्हील क्या करेगा, उसने अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर की होगी वो फौरन से उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, और एक सडन शॉक से बचाएगा उसको। तो अगर उसमें दो व्हील्स अटैच होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा व्हील, छोटा व्हील मेन व्हील होता है हमारे पास। ठीक है। फिर जैसे आप लोगों ने सीज इस क्या होता वीडियो में है? यानी वो गाड़ी सीज हो जाएगी चलते यार चलते? सीज को अब क्या कहते हैं उर्दू में, अब मुझे वो नहीं पता। सर कैप्चर करना मुझे पता है नहीं सीज। नहीं, मतलब रुक जाना। ठीक है। अब ये यानी मेरा स्टॉल हो मेन जाती है। व्हील है, ये मेरा मेन व्हील है। ठीक है।
ये मेरा फ्लाई व्हील है, हम्म, कंसिडर करो। ठीक है। अब जी। ये रोटेट कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी रोटेट कर रहा है। अब इसमें जब एक्सेस एनर्जी जो इस मोटर को रिक्वायर्ड है उतनी प्रोवाइड हो गई, बाकी जो एक्सेस एनर्जी है वो कहाँ पे चली जाएगी? इस बिगर व्हील के अंदर। ठीक है, ये उस एनर्जी को स्टोर करेगा। अब जब ये अचानक से रुकेगा, तो ये फ्लाई व्हील क्या करेगा? किसी भी वजह से, फॉर एनी रीजन इट स्टॉप सडनली, तो ये उसको वो एक्सेस एनर्जी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, विच इट हैज स्टोर्ड इन दैट मोमेंट। बेसिकली फ्लाई व्हील्स अटैच होते हैं मोटर्स वगैरह के साथ। ठीक है, और वो मोटर्स एनर्जी को हम्म, स्टोर करती हैं अपने अंदर, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी दे वुड गिव एंड रिलीज दैट एनर्जी बैक टू द डिवाइस व्हेन नीडेड।